डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ये है, आपका मौजू भी है, आप नौजवानों के साथ जुड़े हुए हैं और आपका एक बड़ा वसी हल्का है और माशाल्लाह आप हर किस्म के उलूम पर महारत रखते हैं। सवाल ये है कि आज मुसलमान हर जगह पस्ती का शिकार है, अखलाकी पस्ती का शिकार भी हैं। तो मुसलमानों के उरूज के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुसलमानों के उरूज में क्या चीज़ें रुकावट हैं और हाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बुनियादी तौर पे अनवर भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप थोड़ा सा गौर करते हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे उलमा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान कर ली, जिसमें ईमान की बात और आखिरत और जन्नत की ख्वाहिश और अल्लाह से एक ताल्लुक़ और सुन्नत की पाबंदी, ये वो सारी जो, इसको मैं समझें इस दर्जे में लेता हूँ कि एक बहुत लंबा सा एक नंबर है उसमें जो शुरू में 1 की हैसियत होती है। मगर अगर हम सीरत पे भी गौर करें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद इस पे इक्तिफा नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा भी किया, उनको इज्तिमाई काम पे उभारा भी। और अगर मिसाल के तौर पे उस ज़माने में जो जहाँ जहाँ से मुसलमान कमज़ोर पड़ सकते थे, या उनका दिफा कमज़ोर पड़ सकता था, या दूसरा उनको नुकसान पहुँचा सकता था, या दूसरा उनको अपने ज़ेर असर ला सकता था, वहाँ वहाँ से उस ज़माने के अंदर जो भी चीज़ें थी आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन तौर पे उसका एहतमाम किया कि मुसलमान यहाँ से कमज़ोर ना पड़े और उनका दिफा मजबूत हो। अब इस वक्त छोटी सी मैं मिसाल लेता हूँ कि जब हम इस दौर में हैं तो यानी एक ज़माना था जब हम ये बात करते थे, कहीं जाते थे तो हम कहते थे अच्छा इस बाजार में बच्चों पे निगाह www.darsequran.com और ये बच्चा जो है ये यहाँ इस बाजार के अंदर मस्जिद भी है, इस बाजार के अंदर कहवा खाना भी है, इस बाजार के अंदर शराब खाना भी है, इस बाजार के अंदर और फहाशी के अड्डे भी हैं, लेकिन इस बाजार में कुतुब खाना भी है, इस बाजार में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के असातिज़ा भी बैठे हुए हैं, वो अपना उनके हल्के भी चल रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो हम क्या करते थे, उस बाजार में उस बच्चे पे नजर रखते थे कहाँ जा रहा है, तो ये कहीं गलत तरफ ना चला जाए, ये कहवा खाने में गलत सोबत में ना चला, ये कहीं खुदा न खास्ता शराब खाने की तरफ निगाह उठा के ना देखे, ये किसी फहाशी के किसी मुकाम की तरफ इसका एक कदम भी ना बढ़े। अच्छा, अब क्या है कि ये सारी चीजें यानी ऐसे ही हैं, यानी ऐसी हैं लेकिन वर्चुअल हो गई हैं। वर्चुअल होने से मुराद ये है कि वो ऑनलाइन हो गई है। सो अब अगर हम अपने बच्चे को एक डिवाइस देकर, एक लैपटॉप देकर, एक जो भी करके उसको एंड्रॉइड फोन देकर उसको छोड़ देते हैं, तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उस बच्चे की तरबियत, उस बच्चे की जो एक उठान है, उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, उस पे नजर रख सकें कि वो कहाँ जा रहा है, किधर किस तरफ कदम उठा रहा है। उसमें बड़ी जबरदस्त चीजें भी हैं, बेहतरीन से बेहतरीन मशाइख भी हैं, उनके बेहतरीन बयानात भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे एक्सट्रीम्स भी मौजूद हैं। सो अभी हमें मिसाल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं अपनी इस्लाह की, उरूज की, रिफॉर्म्स की, तो अगर जनरेशन ही ऐसी बन रही हैं अगले मुसलमानों की, और जब खास तौर पे 5th जनरेशन वॉर का टाइम है, जहाँ पे उनको आपके एटॉमिक आर्सेनल पे या आपके वेपन्स पे या आपके F-16s पे या आपके मिसाइल्स पे काबू करने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपनी कौम का, आपकी कौम का ही जहन तब्दील कर दें, और अगर वो 52nd स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन जाए और वो सारी चीजें जो अगली क़यादत की हैं वो उनसे करीब मुताबिकत रखती हैं और आपसे नजरियात में, अकायद में, थियोलॉजी में, फिलॉसफी में बिल्कुल फर्क है, ज़ाहिर है कि उनको कोई जरूरत नहीं है कि आपका कोई नुकसान पहुंचाएंगे, वो तो अब उनके काम आएगा, वो तो उनकी तरफ से हो गया। तो अगर हम ये देखें कि इस पे बाय एंड लार्ज जो नई जनरेशन है, और हम जो उरूज की बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो पस्ती के मजीद तनज्जुल के मराहिल हैं, उस पर किस तरह से उसको कैसे काबू पाया जाए, उसको कैसे उस ट्रेंड को एक रोका जाए। तो उस तरह से मैं देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि चाइना जो वाकई इस वक्त उरूज की तरफ जा रहा है और एक बड़े सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल के देखने की ताकत पैदा कर रहा है, तो उसकी सिर्फ ये नहीं कि अपनी इकोनॉमी, अपनी मईशत मजबूत हो, अपनी आइडिया मजबूत हो, वहां पे बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन हो, एक कौम की हैसियत से इमर्ज करें, ऐसा ना लगे कि बहुत सारा एक हुजूम है जो आपस में हर वक्त एक दूसरे से उलझा हुआ है, ऐसा ना मालूम। उसके अगली जो उनकी लेवल्स हैं कि वो जाकर इस वक्त फेसबुक, उनका फेसबुक है, अपना है, वो गूगल की बजाय बाइडू यूज करते हैं, चैट जीपीटी की बजाय उनका डीप सीक आ गया है, तो हर चीज में एक मुकाबले की फजा और एक वो काम हो रही। उरूज की बात तो वो करे ना जो किसी हद तक सिटिंग डक मुकाबला कर रहा का हो। मतलब ये होता है जी, मतलब जब हम मेरी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ज़ाहिर है वही फेसबुक, यूट्यूब और वही सारे चैनल्स जो यूएस के हैं जो कि मेरा डेटा कैप्चर कर रहे हैं,
وہ میں تو ان کے سامنے سٹنگ ڈک ہوں. یعنی وہ مجھے جس طرح سے چاہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں ایسے اپنی بات نہیں کر رہا, ویسے قوم بات کر رہا. تو وہ کسی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, کیسے وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس بہت سے ذرائع. تو عروج کی طرف جانے میں تو یہ مراحل بھی تو کہیں نہ کہیں آئیں گے نا. یعنی آپ نے قرآن پڑھ لیا, حدیث پڑھ لی, آپ نے تخنے سے شلوار اوپر کر لیا, آپ نے پگڑی پہن لی, آپ نے وضو کا, عطر کا, مسواک کا اہتمام کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں یہ تو چلو انیبلنگ چیز تھی نا, بنیادی چیز تھی. یہ ساری چیزیں تو ہونی چاہیے. مگر کیا اللہ کے رسول اس پہ اکتفا فرمایا؟ کیا اس پہ رک گئے؟ یا اس کے بعد ایک اجتماعیت قائم کی, ایک اسٹریٹجی دیکھی, سمجھا حالات کو کہ کون کیا ہے اس وقت, کہاں پہ کون سی حکمت عملی چلے گی, آگے ہم مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں, غلامی سے کیسے نکل سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے دیکھ سکتے ہیں. مقابلہ جو عربی میں لفظ ہے وہ تو پلے کے لوگوں کا ہوتا ہے, برابر کے لوگوں کا ہوتا ہے. میچ بھی جب انگریزی میں میچ کہتے ہیں, میچ ہوتا ہے نا, مس میچ تو نہیں ہوتا. تو میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک باکسر بھی, محمد علی ہمارا بڑا فیوریٹ باکسر ہوتا تھا بچپن میں, وہ تیاری کرتا تھا تو وہ میلوں دوڑتا تھا, وہ کھانا دیکھتا تھا, غذا دیکھتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا, پھر مشق کرتا تھا کیسے کرنی ہے, پاؤں کی مشق الگ ہوتی تھی, ہینڈ موومنٹ کی مشق الگ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد دشمن کو اسٹڈی کرتا تھا کہ دشمن کی کیا اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے. اگر میں مقابلہ کر رہا ہوں جارج فورمین سے, تو جارج فورمین کی اسٹرینتھ کیا ہے, کون سا مکہ اگر میں نے کھا لیا تو میں ڈیر ہو جاؤں گا اس میں. تو ہم نے کون سے ان میں سے کوئی کام کیا ہے, تو ہم کس عروج کی بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اٹس اے لانگ وے ٹو گو. لیکن اگر یہ فکر ہی پیدا ہو جائے, یہ سوچ ہی پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایک کام کرنے کے, میں بیٹھا تھا شیخ تقی کے ساتھ, بات لمبی ہو رہی ہے, آخری بات کروں گا. شیخ تقی کے ساتھ میں بیٹھا تھا سامنے ایک شادی میں, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں لیکن وہ پروفیشنلس کو ٹارگٹ کر رہے تھے ساروں, کہ ہم نے جہاں آپ لوگوں کو فتووں کی ضرورت تھی اسلامک فائنانس میں فلاں جگہ, ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں, بزنس کے لیے سہولت پیدا کریں. لیکن آپ نے دنیا دار لوگوں نے, پروفیشنلز نے, بزنس نے کیا کیا؟ آپ لوگ نہ اپنا فیس بک بنا سکے, نہ یوٹیوب بنا سکے, نہ اپنے بچوں کی آن لائن سیکیورٹی کے لیے کچھ کر سکے. تو آئی تھنک یہ آواز صرف میری نہیں ہے, جو بڑے علماء ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے. عروج کی بات تو بہت آگے کی بات ہے. اس وقت تنزل کے اندر تھوڑا سا رکاوٹ پیدا ہو جائے, وہ وہاں سے ہم یو ٹرن لے لیں, ٹرن اراؤنڈ کر جائیں, یہ بھی بہت